डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमारे बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एक बड़ा ही यूनिक टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी में। और इसकी रिलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके पीछे कारण है ईस्ट एशिया का जो मिरेकल हुआ। ईस्ट एशिया की जो टाइगर इकोनॉमीज़ ने अपने को गरीबी से उठा करके 20-30-40 सालों में विकसित देशों में अपने को बदल दिया, चाहे वो ताइवान हो, सिंगापुर हो, हमारा साउथ कोरिया हो। और मज़े की बात है कि इन सब में इनके इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट में जब ये तीव्र गति से विकास कर रहे थे, डेमोक्रेसी नहीं थी बल्कि इनलाइटन डिक्टेटरशिप थी, जिसने कि एक प्लान्ड तरीके से कैपिटलिज्म के साथ शादी करते हुए, कैपिटलिज्म के साथ संबंध बनाते हुए, प्रो मार्केट पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हुए, अमेरिका से संबंध बनाते हुए अपना विकास किया और अपने बहुत से लोगों को गरीबी से बाहर लाए। और बाद में थोड़ा लेट चाइना ने भी इसी को 79 से इसी थियोरी को अडॉप्ट करते हुए, डिक्टेटरशिप को मार्केट के साथ जोड़ते हुए और वेस्ट से संबंध इंप्रूव करते हुए चाइना ने भी इसी मिरेकल को करके दिखाया। इसकी वजह से ये डिबेट आज बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो गई है। क्या डेमोक्रेसी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव है, विशेषकर पिछड़े हुए देशों के लिए जो कि वर्तमान में गरीबी से जूझ रहे हैं, अशिक्षा से जूझ रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं? क्या वो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों ही एम्स को एक साथ लेकर के डेवलप कर सकते हैं या असंभव है? ये डिबेट बढ़ गई। जबकि दूसरी ओर हम देखें तो हमारा देश भारत एकमात्र ऐसा सफल उदाहरण है जो कि 1950 के बाद आज़ाद हुआ और उसके बावजूद हम डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेके चले। हालांकि इनिशियली समाजवाद की नीतियां अपनाने की वजह से हमारी ग्रोथ रेट बड़ी लेगार्ड रही 3-4 दशकों तक, पर जब हमारी स्थिति बहुत बिगड़ी तो हमने फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म किए और प्रो मार्केट को पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके हम जो है अपने अब यहाँ गरीबी को कम कर पा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत से चैलेंजेस भारत फेस कर रहा है, पर भारत ही मेरे को लगता है जहाँ तक पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एकमात्र उदाहरण है जहाँ से एक लो इनकम कंट्री डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों को साथ लेकर के सक्सेसफुल हुई हो। अन्यथा बड़े कम एग्जाम्पल ऐसे होंगे। मैं डाउट करता हूँ कि कोई और है भी या नहीं। इसकी सर्च की जा सकती है कि अफ्रीका में कोई ऐसा उदाहरण है, नाइजीरिया है या कोई और ऐसा उदाहरण है जहाँ डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट साथ में चली हो। भारत ने 70s में इंदिरा गांधी के समय में जो डेमोक्रेसी पे दोबारा ऑन स्लॉट हुआ था, क्योंकि भारत अपनी आर्थिक गरीबी को कम नहीं कर पा रहा था, पर डेमोक्रेसी भारत में बढ़ रही थी और लोग अपने हक हकूक मांग रहे थे, पर भारत के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए संसाधन थे नहीं। तो ऐसे में इंदिरा गांधी जी तानाशाही रिजीम की ओर बढ़ती हैं ताकि वो जो बढ़ रही डिमांड थी लोगों की उसको रोक सकें और फिर नीति निर्माण कर सकें। तो उसको भारत के इंटरनल डेमोक्रेसी ने जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में सशक्त रूप से उसको बैकलैश किया, उसको रोका और फिर से भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। और जब आर्थिक फ्रंट पे जो हम पिछड़ रहे थे उसको फिर श्री पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के दौर से उस पर फाइट हमने शुरू की और लिबरलाइजेशन को डेमोक्रेसी के साथ शुरू किया। तो इकोनॉमिक क्षेत्र में आर्थिक विकास और डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल जो उदाहरण है वो हमारे देश में ही मिलता है। अन्यथा कोई भी पिछड़ा देश 100 सालों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को लेकर के आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में शासन जो है कंसेंसस से होता है, नीति निर्माण कंसेंसस से होता है और इसकी वजह से बहुत से शासक हार्ड डिसीजन लेने से और लॉन्ग टर्म में अच्छे डिसीजन लेने से डरते हैं, कतराते हैं। तो ये बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। और जहाँ तक वेस्ट का एक्सपीरियंस है, अगर हम देखें, चाहे इंग्लैंड जो पहला हमारा डेमोक्रेसी बना और जो कंट्रीज है वहाँ पहले कैपिटलिस्ट मोड ऑफ ग्रोथ डेवलप हुई, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी आई है। तो ये भी एक इस बात का प्रूफ है कि साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी को डेवलप करना वेस्ट के लिए भी आसान नहीं था। वहाँ कहीं नहीं हुआ ऐसा। वहाँ पहले कैपिटलिस्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट आई, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन लोगों ने जो है लोगों ने अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ी और वेलफेयर स्टेट की उत्पत्ति हुई। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए और इसकी रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। इसको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।